दोस्तों नमस्कार। राजनीति से बड़ा धर्म कुछ होता नहीं और धर्म से बड़ी राजनीति कोई होती ही नहीं है। और धर्म और राजनीति की इस लकीर पर अगर इस देश की सत्ता जो संविधान की शपथ लेकर चलनी शुरू कर दे तो फिर उसका खुला नजारा भारत की राजनीति के भीतर ही नहीं, समाज के भीतर भी उभरने लगता है। और यह सवाल बड़ा हो जाता है जब राजनीति धर्म को लेकर चूक जाएगी, उस वक्त राजनीति के भीतर के घमासान को कौन रोकेगा। और यह घमासान कुछ ऐसा होगा कि अपने ही अपनों पर निशाना साधेंगे। इस सियासत को थाम पाना किसी के लिए भी आसान होगा नहीं। और हकीकत देखिए, आज उसी मुहाने पर देश खड़ा है। देश में सत्ताधारी बीजेपी खड़ी है। उस सत्ताधारी बीजेपी के पीछे खड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी खड़ा है। और उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ी विश्व हिंदू परिषद, उसके भी दामन पर दाग है। यानी किस राजनीतिक मिजाज से इस देश में जो प्रयोग किए गए 22 जनवरी 2024, याद कीजिए, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री या कहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी। यह एक ऐसा मौका था 22 जनवरी 2024 को, जब अयोध्या में यजमान बनकर भारत के प्रधानमंत्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे थे। और उस प्राण प्रतिष्ठा में एक तरफ सर संचालक मोहन भागवत थे, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। हालांकि राज्यपाल की मौजूदगी भी थी, लेकिन महत्वपूर्ण है कि पूरे इस प्राण प्रतिष्ठा में जो अनुष्ठान करा रहे थे उनका नाम अनिल मिश्रा था। और राजनीति और धर्म और राजनीति के बीच खड़े होकर एक क्षण सोचना शुरू कीजिए। जो अयोध्या में हुआ, जो इस देश के भक्तों का चढ़ावा था, उसकी जो लूट हुई, उस लूट में जिस ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा किया गया, उस ट्रस्ट को दिल्ली ने बनाया था। यानी केंद्र सरकार के निर्देश पर वो ट्रस्ट बना था। उस ट्रस्ट में योगी आदित्यनाथ शामिल ना हो, इसका भरपूर प्रयास चंपत राय बंसल ने किया था, जो सर्वो सर्वा थे। सर्वो सर्वा क्यों थे? सर्वो सर्वा इसलिए थे क्योंकि अयोध्या की पहचान एक वक्त बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद अयोध्या मंदिर निर्माण की दिशा में बढ़ते हुए कदम के बीच की उस राजनीतिक लकीरों को भी आज पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब तक बाबरी मस्जिद थी तब तक सवाल इस देश में, अयोध्या में, जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ, वहां पर मंदिर स्थापना का जिक्र था। और जब यजमान बनकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए और ट्रस्ट का उन्होंने ऐलान कर दिया, और उस दौर में एक टकराव योगी आदित्यनाथ और चंपत राय के बीच हुआ। आज की मौजूदा परिस्थिति में जिन जिन नामों का हमने जिक्र किया, जो उस वक्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद थे, आज सभी किरदार उस कटघरे में खड़े हैं जिस कटघरे में इस देश के भीतर कोई बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करेगा, कोई इस देश में हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं करेगा। भारत की राजनीति में बीजेपी का आगमन गांधीवादी सोच से अटल बिहारी वाजपेयी करना जरूर चाहते थे, लेकिन महज 8 बरस के भीतर परिस्थितियां बदली और एक झटके में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत जो हुई, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से निकलकर अयोध्या तक पहुंचने जो निकले, तस्वीर उस वक्त की उस रथ यात्रा पे सवार मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बार बार दिखाई देती है। और 2014 के बाद और 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दौर में भी वो तस्वीर लोगों के जहन में छा गई और एक झटके में हिंदुत्व का राग इस देश की राजनीति के ऊपर आकर खड़ा हो गया। तो मौजूदा वक्त की परिस्थिति के भीतर एक क्षण के लिए अब आप खड़े हो जाइए, यह सोचकर
कि इस राजनीतिक दायरे में कोई बाबरी मस्जिद नहीं है। इस राजनीतिक कटघरे के भीतर में कोई माइनॉरिटीज नहीं है, मुस्लिम नहीं है। और इस देश की राजनीति ने उसी माइनॉरिटी या उसी मुस्लिम पर इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है कि इस देश के सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी चुनाव जीत गई। वो चाहे असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे वह बिहार हो, और चाहे वो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, जो स्थिति असम के भीतर वहां 27-28% पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी, असम में तो यह 38 से 40%। जहां जहां 40% से ज्यादा और 80 या कहें 70% तक मुस्लिम आबादी थी, वहां पर बीजेपी जीती। असम में धुबरी, बारपेटा, बालाजी, नौगांव, मोरीगांव, बराक वैली का इलाका जहां पे करीमगंज और हैलोखंगे की जिले आते हैं, इन तमाम जगहों की विधानसभा सीटों पर ज्यादातर पर बीजेपी जीतती है। और पश्चिम बंगाल में 125 विधानसभा सीटें दायरे में आती हैं। मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, नॉर्थ और साउथ 24 परगना हो, कोलकाता हो, तमाम जगहों पर मुस्लिमों की मौजूदगी इस तादाद में है कि सभी एकजुट हो जाएं। जो बीजेपी कहती है वो एकजुट हमारे खिलाफ हो जाते हैं। और इसीलिए तो 80-20 जो उत्तर प्रदेश का राग था 2022 के चुनाव में, उसमें योगी आदित्यनाथ सत्ता में बरकरार रहते हैं, बीजेपी को जीत मिलती है। और उत्तर प्रदेश के भीतर करीब 143 सीटें हैं जो मुस्लिम इलाके, और जो वहां पर एक वक्त मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक प्रयोग MY को लेकर किया था, उसके दायरे में 73 सीटें तो सीधे ऐसी है जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मेरठ, बिजनौर, बरेली, जो सीधे दायरे में बीजेपी सोच नहीं सकती है कि हम वहां जीतेंगे। लेकिन इस देश के तंत्र ने, चुनावी तंत्र ने जतला दिया, वहां भी इस बार वो जीत जाएगी। लेकिन झटका या कहें मौजूदा वक्त में जिस बात का हमने जिक्र किया, राजनीति से बड़ा कोई धर्म नहीं और धर्म से बड़ी कोई राजनीति नहीं, उस मंत्र ने सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि अब 20 का जिक्र ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के भीतर भी जिक्र तो सिर्फ 80% हिंदुओं का है। और जब 80% हिंदुओं का जिक्र है और सवाल करप्शन का है, सवाल आस्था पर चोट का है, सवाल अयोध्या के उस आंदोलन से जुड़े बड़ी तादाद में संघ के स्वयंसेवक हों या राम भक्त हों, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम हो या उस दौर में भक्ति भाव में समाया हुआ पूरा देश हो, एक झटके में वो लड़ाई, वो संघर्ष, वो गुस्सा कहां पर पनप रहा है। एक तस्वीर दिखलाते हैं। ये तस्वीर वकीलों की तस्वीर है जो मांग कर रही है कि दरअसल उनके खिलाफ FIR दर्ज कराइए जिनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं है। इसमें पहला नाम चंपत राय बंसल का है, दूसरा नाम अनिल मिश्रा का है, तीसरा नाम गोपाल राव का है। और ये वकील ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चल जाएगा तो फिर अनिल मिश्रा के घर पर क्यों नहीं चलेगा। जो टिन्नू यादव है उस पर शिकंजा कस लेंगे तो फिर चंपत राय पर शिकंजा क्यों नहीं कसेंगे। जो अविनाश शुक्ला हैं उनकी पूरी कमाई को आप नेस्ता नाबूद कर दीजिएगा तो फिर गोपाल राय की कमाई को नेस्ता नाबूद क्यों नहीं कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसी लड़ाई जो सभी अयोध्या के राम मंदिर में सिमटे हुए थे। और वकीलों का ये हुजूम हिंदू मुस्लिम के दायरे में नहीं है, यह तो उस करप्शन के खिलाफ है, उस भक्ति पर लगी चोट के खिलाफ है। नजारा देख लीजिए। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपना अध्यक्ष कैसा हो। यह अयोध्या के बार एसोसिएशन से जुड़े हुए वकीलों का हुजूम है जो इतना ज्यादा आहत है कि वह जो आरोपी हैं उनके पक्ष में
अदालत के भीतर जिरह भी करना नहीं चाहता है और चेतावनी भी दे रहा है जिसने भी उनके पक्ष में जिरह की उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई 5 लाख का फाइन भी होगा और उसके बाद भी सामाजिक तौर पर बहिष्कार करने की परिस्थितियां भी होंगी। सभी एक साथ कल तक खड़े थे, आज अलग अलग हैं। क्यों? हमें लगता है यहां पर आपको पहले कुछ तस्वीरों को देख लेना चाहिए। यह तस्वीरें दरअसल 22 जनवरी 2024 की है, जिसका जिक्र हमने किया। हमारे पीछे भी एक तस्वीर लगी है, यह भी 22 जनवरी 2024 को है। प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, सरसंघचालक मोहन भागवत नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों को एक क्षण के लिए पलटते हुए देख तो लीजिए, तब बड़े सवाल सामने होंगे। जी, यह तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी यजमान बने हुए हैं और प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। इन तस्वीरों में संघ की मौजूदगी, योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, पूरा अनुष्ठान करने वाले अनिल मिश्रा, वह भी कटघरे में है चढ़ावे की चोरी को लेकर। लेकिन सवाल अब नया है। यह सवाल नया इसलिए है क्योंकि चंपत राय और योगी आदित्यनाथ आमने सामने जिस दिन से ट्रस्ट बना उस दिन से खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ मानते रहे कि यह देश जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन को फीका कर रहा था, राजनीति हावी हो गई थी। 2014 के चुनाव में सभी एक लिहाज से इस तरीके से घुसते चले गए जहां पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि राम मंदिर का निर्माण और आंदोलन करने की क्या जरूरत है। उसी वक्त तो गोरखपुर में बकायदा जहां पर खुद योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहती है, वह उस आंदोलन को हवा दे रहे थे। लेकिन चंपत राय सब कुछ हो गए और उस ट्रस्ट में योगी आदित्यनाथ को जगह नहीं मिली। टकराव की शुरुआत पहले दिन से है और चोरी पहले दिन से है। इसका जिक्र भी हुआ है। एक इंटरव्यू में हम उसका जिक्र करें, उनका नाम महिपाल सिंह है। उन्होंने एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में जानकारी दी कि वो खुद लेखा प्रभारी थे राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट में और जनवरी के दौर में उनको नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्ति के बीच में दिसंबर में उन्हें यह जानकारी मिली कि किस तरीके से नोट वहां पर चुराए जाते हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा दोनों को दी थी। उसके बाद आजीवन ट्रस्टी दिनेंद्र दास को दी थी, जिन्होंने उस वक्त कहा था अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान राम ही सब कुछ करेंगे। तो क्या भगवान राम ही सब कुछ इस दौर में करने के लिए प्रकट हो गए? जो हो रहा था। लेकिन बहरहाल उस राजनीतिक लकीर पर अब चलना शुरू कीजिए जिसके दायरे में चंपत राय हैं, विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, योगी आदित्यनाथ हैं और दिल्ली द्वारा नियुक्त किए गए वह लोग भी हैं जिन्होंने ट्रस्ट बनाया। जाहिर है ये लकीर पीएमओ तक भी जाएगी क्या? सभी एक दूसरे के खिलाफ हैं क्या? चंपत राय नहीं फंसे, आरएसएस चाहता है। चंपत राय हर हाल में फंस जाए, योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। दिल्ली चाहता है चंपत राय बच जाए, लेकिन दिल्ली चाहता है योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले हट जाए, क्योंकि अगर वो हटेंगे तो फिर सारे दाग उनके दामन पर होंगे और राजनीतिक तौर पर चुनावी होड़तोड़ में एक जीत बीजेपी को साख के साथ मिलने लगेगी। लेकिन संघ कहता है ये गलती मत कीजिएगा, जो वोट आते हैं वह योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही आते हैं, उसी बुलडोजर के आसरे आते हैं, जो बुलडोजर आज की तारीख में जो आरोपी हैं उनके दरवाजे पर भी खड़ा है। नोटिस दिया जा रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने नोटिस थमा दिया है लवकुश मिश्रा की पत्नी को भी। मकान गिरा देंगे। बताइए ये कैसे बना? नक्शा किसने पास किया?
यानी एक तरफ बुलडोजर की पूरी राजनीति और उससे जुटा हुआ वोट, जो उस राजनीतिक परिस्थितियों को खड़ा करता है जहां ना करप्शन चलेगा ना अपराध चलेगा, और करप्शन अपने ही दायरे में वो खड़ा हो गया। दिल्ली बचाना चाहती है, योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर फंसाना चाहते हैं। संघ योगी के पीछे भी है और चंपत राय के पीछे भी है, और दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। उसमें दिल्ली कौन सी राजनीतिक सौदेबाजी किससे करेगी, या दिल्ली अपना दामन बचाने के लिए कहीं बात आगे तो नहीं बढ़ा देगी? क्योंकि इन सब के बीच आज कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है पार्लियामेंट के भीतर, उन्होंने बतौर उस चेयरमैन की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिख दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आप जांच कराइए, यह पूरा मामला बहुत संजीदा है। लेकिन इस देश में तो बात सिर्फ और सिर्फ राजनीति की होती है, और राजनीति के तहत दिल्ली अब लखनऊ से 36 के आंकड़े पर आगे खड़ी हो चुकी है। आरएसएस हर हाल में इस 36 के आंकड़े के बीच में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तक देखना चाहता है, और योगी आदित्यनाथ हर हाल में चंपत राय को जेल की शिक्षों के पीछे खड़ा देखना चाहते हैं। चंपत राय अपने बूते खड़े हैं, या चंपत राय के पीछे जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के तार भी क्या दिल्ली से जुड़े हुए हैं? संघ को इस बात का एहसास है? ये सारे सवालों के बीच एक दर्शन तो कर लीजिए किस तरीके से दान पत्र में जब नोट होते हैं तो वो कितने व्यापक होते हैं, और इन सब के बीच राजनीति के उस मिजाज को भी छू लीजिए जहां पर अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं अब इस हाल में ना तो इन्हें कोई वोट देगा और ना ही कोई नोट देगा। ये गांव गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है, और न वोट मिलने जा रहा है। संघ चुनाव नहीं लड़ता है, विश्व हिंदू परिषद भी चुनाव नहीं लड़ती है, चंपत राय भी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। पॉलिटिकल तौर पर तो योगी आदित्यनाथ और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। चेहरा किसका सामने रखना चाहिए, मुखौटा कौन बनेगा, इन सवालों को अक्सर आरएसएस तय करती आई है। और जब जब राम मंदिर का सवाल आता है तो विश्व हिंदू परिषद और उसका आंदोलन सामने आकर खड़ा हो जाता है। संयोग से जिस नैतिकता के पायदान पर संघ और विश्व हिंदू परिषद ने खुद को खड़ा किया, और जिस पायदान पर राजनीतिक तौर पर ईमानदारी का राग योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी ने गाया, संयोग से सब कुछ मिलकर इस दौर में हर किसी को कटघरे में खड़ा कर चुका है। और यह सवाल इन चारों के सामने है कि आखिर किसकी गलती कैसे साबित हो, और अगर साबित नहीं होती है तो साख गई। जो साख जा चुकी है, साख बचाने की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, यह एक इतनी बड़ी उलझन है जिसका फैसला सामाजिक या सांस्कृतिक तौर पर या धार्मिक तौर पर नहीं हो सकता है। यह फैसला राजनीतिक तौर पर ही होगा। तो राजनीतिक ताकत का एहसास समझौते की दिशा में बढ़ेगा। तुम भी टिके रहो, हम भी बने रहें। तुम भी हमारे व्यक्ति को मत फंसाओ, हम भी तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। जो परिस्थितियां हैं चलने दो, जो चल रहा है सब कुछ होने दो। धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे, और लोगों को उतने लंबे वक्त तक ना तो राजनीतिक तौर पर खुद को साधना है और ना ही आस्था के सवाल को उन्हें अपने साथ डिगाना है। सब जानते हैं कि राजनीतिक सत्ता की जरूरत हर काम में पड़ती है। हर कोई जानता है इस देश में आस्था को आप डिगा नहीं सकते हैं। तो फिर बीच की लकीर खींचे कौन? ना दिल्ली खींचेगी, ना योगी आदित्यनाथ या लखनऊ खींचेगा, वो आरएसएस खींचेगी। तो क्या एक बार फिर आरएसएस उस प्रक्रिया के बीच में आकर खड़ी हो गई
जहां पर उसको अपना मान सम्मान अपने लोगों के बीच उस दौर में राजनीतिक सौदेबाजी को साधने के लिए मिल रहा है, जिस दौर में उनकी अपनी साख और नैतिकता सार्वजनिक तौर पर छलनी हो गई। यह सवाल क्यों? यह सवाल इसलिए कि आज भी एक मंत्री से पूछा गया, आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा सवाल पूछा गया, तो क्या चंपत राय को जेल होगी, एफआईआर दर्ज होगी? खामोश। देख लीजिए। जो भी जनता के सामने एसआईटी जांच चंपत राय पे एफआईआर होनी चाहिए। एसआईटी जांच हो रही है। चंपत राय पे एफआईआर होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, ये मंत्री महोदय योगी के बेहद करीबी माने जाते हैं और योगी बहुत एग्रेसिव हैं। दूध का दूध, पानी का पानी करने का जिक्र पब्लिकली कई मौकों पर कर चुके हैं। दिल्ली चाहता है कि हर कोई खामोश हो जाए, शांत हो जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि दिल्ली के इशारे पर अगर उन्होंने अपने गवर्नेंस के तौर तरीकों को रख दिया तो फिर उनकी जरूरत क्या बचेगी। और संघ यह जानता है कि दिल्ली के इशारे पर अगर योगी आदित्यनाथ या यूपी भी चलने लग जाए तो फिर वह क्यों खड़े हैं योगी आदित्यनाथ के पीछे, इसकी जरूरत भी क्यों पड़ेगी। ये तीन अलग अलग दिशाएं हैं जिसके दायरे में अयोध्या कांड हो गया। अब तीन बड़े सवाल इस वक्त मौजूदा राजनीति को लेकर, मौजूदा वक्त में राजनेताओं के उस पद को लेकर जिस पे वो विराजमान है, और तीसरी परिस्थिति उस नैतिकता, ईमानदारी, साख को वापस लौटाने को लेकर है। पहला सवाल, सारी चीजें देश में होती रहती है, लेकिन यह अयोध्या में हुआ है और अयोध्या उत्तर प्रदेश में आता है। उस उत्तर प्रदेश में चुनाव 6 महीने के बाद है और उत्तर प्रदेश का चुनाव हर दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह संघ की प्रयोगशाला भर नहीं, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटों को वो अपने पास रखता है। और अगर वहां पर राजनीतिक प्रयोग डगमगा गया तो दिल्ली के ऊपर भी लहराता हुआ भगवा जो इस वक्त हर राजनीतिक प्रयोग को दिशा दे देता है, वो डगमगा जाएगा। तो पहला सवाल, इसे डगमगाने नहीं देना है, सभी एक साथ आ जाएं। यह मैसेज दिल्ली का है। दूसरा सवाल, सब एक साथ आ जाएं, लेकिन हमारे खिलाफ जो कार्रवाई होती रही, 2017 से यह सब कुछ चलता रहा। दिल्ली अपने इशारे पर देश के हर मुख्यमंत्री को नचाती है और संघ भी इसे समझता है और योगी आदित्यनाथ भी समझ गए। तो अब आर पार की लड़ाई का वक्त क्या आ चुका है और इस देश की सियासत 80-20 वाली नहीं, 80 के दायरे में ही 40-40 वाली कहीं हो तो नहीं गई है। और अगर हो चली है तो बड़ा निर्णय कौन लेगा, संघ लेगा या दिल्ली की सत्ता लेगी? दिल्ली की सत्ता की तूती कुछ ऐसी बसती है कि संघ और उसकी विचारधारा इस दौर में हाशिए पर है, लेकिन कटघरे में वही विचारधारा है जिस विचारधारा के आश्रय बीजेपी ने पहचान पाई, जिस विचारधारा के जरिए योगी आदित्यनाथ एक भगवाधारी है और जिस विचारधारा के पीछे भक्तों का रेला चलता है। और वो जानता है कि दरअसल आने वाले वक्त में हिंदू राष्ट्र बने ना बने, लेकिन दिल्ली की कुर्सी पे कोई भगवाधारी बैठ जाए तो मजा आ जाएगा। दूसरा सवाल ये है जो उलझन है, और तीसरा सवाल उस गवर्नेंस का है जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें रूल ऑफ लॉ है, जिसमें कानून है। फैसला उसका भी होना है और इसी दौर में होना है, या फिर इसको लंबा खींचकर धीरे धीरे चीजें डाइल्यूट हो जाएगी, हो सकती है, या कुछ को जेल के शिक्षों के पीछे लाया जा चुका है तो वो दोबारा जब बाहर आएंगे तो खामोश रहेंगे या वो कुछ बोल देंगे, या फिर इस दौर में अयोध्या कई अलग अलग गुटों में विभाजित तो नहीं हो गया और हर गुट की कमान जो है, कोई लखनऊ में थाने हुए हैं, कोई नागपुर में से थामे हैं, कोई दिल्ली से थामे हुए, इसको तोड़ा जाए, काटा जाए, एक किया जाए या ना किया जाए, ये तीसरा सवाल है। और आखिरी सवाल फिर वही है जहां से बात शुरू हुई थी, ये धर्म है, ये राजनीति है, और राजनीति से बड़ा धर्म
कुछ होता नहीं और धर्म से बड़ी राजनीति कुछ होती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।